तो हेलो दोस्तों, एनडीए व यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। तो आपका न्यू चैप्टर रहेगा मोशन और इसे हिंदी में कहते हैं गति। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस चैप्टर के अंतर्गत मुझे कमेंट करना है। आपको इमोशनल होना नहीं है क्योंकि ये चैप्टर एकदम फिजिक्स की नींव है। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे बेसिक लेवल 0 टू हीरो लेवल से। तो बिना टाइम बर्बाद किए, बिना समय खराब किए मैं इस लेक्चर को चालू करता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। नो इमोशनल होना है आपको और इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो हम अपनी क्लास को बिना टाइम बर्बाद किए चालू करते हैं। तो लेट्स गो। तो आज आपका चैप्टर रहेगा मोशन। तो आप हेडिंग डाल लो मोशन, जिसे कहते हैं गति। तो आज हम बात करेंगे गति चैप्टर में मोशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, मतलब बेसिक आइडिया देता हूँ कि मोशन होता क्या है। तो देखो, मोशन होता है जब किसी कण की स्थिति में हम समय के साथ परिवर्तन करते हैं। मतलब देखो, एक वस्तु होती है विरामावस्था में, जो कि समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, वो होती है वस्तु विरामावस्था में। और जो वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति को चेंज करे तो वो होती है मोशन, बोले तो गति। तो मैंने ये दे दिया आपके लिए बेसिक, मतलब डेफिनेशन। पहले मैं इसमें बात करूंगा पोजीशन की। तो एक शब्द आ जाता, जब कोई कण अपनी समय के साथ पोजीशन को बदलेगा तो उसे कहेंगे हम गति। यदि पोजीशन के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा उसे कहेंगे हम विराम अवस्था में, कि वस्तु अभी विराम अवस्था में है, इसने अभी गति नहीं की है। ओके। तो हम इसमें करेंगे सबसे पहले स्थिति के बारे में। तो देखते जाइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पोजीशन। पोजीशन को कहते हैं स्थिति। क्या कहते हैं? स्थिति। ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में। पोजीशन होता क्या है, पोजीशन के बारे में सबसे पहले हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो देखो, पोजीशन होती क्या है, स्थिति होती क्या है। तो देखो, बाई चांस आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आपकी उस समय उससे पहले पोजीशन क्या है और परमिशन लेने के बाद पोजीशन क्या बनती है, वो इस पर डिपेंड करती है कि समय से पहले आपकी पोजीशन क्या थी और समय से बाद आपकी पोजीशन क्या थी। यानी सलाह लेने से पहले पोजीशन क्या थी और सलाह के बाद आपकी पोजीशन क्या रहेगी, इसी की हम बात करेंगे। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षों के बारे में। जैसे ये आपका क्या है, एक्स अक्ष, और ये आपका क्या है, वाई अक्ष। यदि आप यूँ समझें कि ये क्या 8वीं 9वीं 10वीं का पढ़ा रहे हैं, यदि आप पढ़ने आए हो तो ये याद रख लेना कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, तो वही बंदा यहाँ से सीख के जाएगा। यदि बेफिज़ूली करने आ गए तो इस क्लास से आप कुछ भी नहीं सीखोगे, बाउंस हो जाएगा आपके ऊपर से और पता भी नहीं चलेगा कि ये क्लास शुरू कहाँ से हुई है और ख़त्म कहाँ पर हो गई। ओके, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये हो गया आपका ओरिजिन मूल बिंदु ओ। ओके। ओ मतलब 0,0 मैंने मान लिया है। और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर पी, मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर पी। ओके। यदि मैं एक्स की डायरेक्शन में टाइम t1 पर इसको मान लूंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t1 पर एक्स, यदि मैं परपेंडिकुलर बाई की डायरेक्शन में मान लूँ टाइम t1 पर बाई, तो कोई दिक्कत। अब हमें यहीं से निकालनी है पोजीशन स्थिति क्या रहेगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आता है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, हम आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो ये तो आपका बेसिक आइडिया है। अब हमें निकालना है इसमें, और ये हो गया इसका निर्देशांक एक्स बाई जेड। ओके, एक्स बाई जेड। यदि मैं जेड का मान 0 रख लूँ तो आपका बचेगा एक्स बाई। यदि मैं इसमें एक डायग्राम बनाऊं तो ये बनता है आपका, देखो, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और कण निकालना है हमें। तो कण का फॉर्मूला कैसे लगेगा, पी। तो पी की वैल्यू तो यहाँ से निकल करके आएगी, पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यदि यहाँ पर मैं जेड को 0 नहीं करता तो ये आ जाता जेड स्क्वायर, और ये निकल कर आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। ओके। पी वेक्टर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और ये कोष्ठक में बंद है। ओके। इसी को कहते हैं हम पोजीशन में चेंज। इस प्रकार से होता है वो कि समय के सापेक्ष।
ओके, अब बात करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक बार इसको आपको माइंड में स्कैन कर लेना है कि ये किस प्रकार से आया है। कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ से निर्देश तंत्र निकाले हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यानी स्थिति सदिश कह सकते हैं आप, स्थिति सदिश। तो ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। अब बात करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। ओके, तो जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हेडिंग डाल लो आप, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, यदि स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप उस पर जाना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है। तो ऐसे ही काम चलाना है हमको, पर कॉन्सेप्टों के साथ हमें कंजूसी नहीं करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर? इसे थोड़ा जचा देते हैं हेडिंग को, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, निर्देश तंत्र होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या होता है? जब किसी कण की या जब किसी निकाय में कण की स्थिति का हम अध्ययन करते हैं, क्या कण की स्थिति का हम अध्ययन करते हैं, कण की पोजीशन का अध्ययन करते हैं, वही आपका क्या होता है, निर्देश तंत्र। ये एक और डेफिनेशन के रूप में बताता हूँ, इससे आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। या एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति, कण की पोजीशन का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोबारा से, वह निकाय जिसके सापेक्ष हम कण की स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। अब देखो, एक फीलिंग के साथ, डायग्राम के साथ आपको कैसे मैं इस चैप्टर को मक्खन बनाता हूँ, इस टॉपिक को। तो देखो, ये है आपका चिंटू, ये है आपका चिंटू, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। और ये है आपका चिन्नू, और ये है आपका मन्नू। मैंने इसको नाम दे दिया है एक्स, मैंने इसको नाम दे दिया वाई, मैंने इसको नाम दे दिया जेड। और ये बस में बैठे हैं, तो मैंने ये बस बना दी है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो देखो, ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और ये है आपका जेड। और मैंने एक्स, वाई और जेड को बस में बैठा दिया है, यानी ये बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये एक बस के पैसेंजर हैं। तो एक्स कहता है कि वाई और जेड तुम तो मोशन कर रहे हैं, तुम तो गतिशील अवस्था में हो, बल्कि ये अभी गतिशील अवस्था में है नहीं है, क्योंकि ये एक बस के पैसेंजर हैं। और उससे कहता है, जेड कहता है वाई से कि मैं तो विराम अवस्था में हूँ। उसके बाद वाई जेड से कहता है कि मैं भी विराम अवस्था में हूँ, मैं क्या उड़ रहा हूँ। क्यों विराम अवस्था में? ये विराम अवस्था में इसलिए हैं क्योंकि ये एक बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ना कि ये दौड़ रहे हैं। इनकी स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं है, तो ये गतिशील अवस्था मतलब विराम अवस्था में। और जिसकी कण के साथ मतलब समय के साथ स्थिति परिवर्तन हो, मतलब समय के साथ स्थिति परिवर्तन हो, तो वो होगी वस्तु गतिशील अवस्था में। और समय के साथ यदि उसकी पोजीशन चेंज नहीं है, तो वो होगी विराम अवस्था में। मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूँ, तो देखो, देखो, मैंने डेफिनेशन छोटी सी लिख दी है। डेफिनेशन क्या लिख रही है? यदि किसी कण की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज किया जाए, तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। यदि टाइम के साथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो होगी आपकी वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में। ओके, ये आपको फैक्ट याद रखना है। यदि वस्तु टाइम के साथ उसमें चेंज हो रहा है, यानी देखो, एक मिनट, यदि मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ, यदि मैं इस टाइम यहाँ पर आ जाऊँ, तो मेरी स्थिति में टाइम के साथ परिवर्तन हुआ है। यदि मैं यहीं पर यहीं खड़ा हुआ हूँ रोबोट की तरह, बल्कि मोशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी विराम अवस्था में मानी जाएगी। इसलिए मैं अभी यहाँ पर विराम अवस्था में हूँ,
क्योंकि मैंने समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं की है। ओके, यदि मैं पोजीशन समय के साथ इतवित को नाचता, नागिन डांस नहीं करता, तो वो होगी आपकी गतिशील अवस्था। ठीक है? तो आपको और एक्सप्लेन दोबारा से करता हूँ। तो देखो, बाई जेड के सापेक्ष क्या है, गतिशील अवस्था में नहीं है बल्कि विराम अवस्था में है। विराम अवस्था। बल्कि एक्स के सापेक्ष वाई और जेड क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई और जेड गतिशील अवस्था में है। यहाँ तक क्लियर? ये वाई तो यूं समझ रहा है कि ये खुद ही ट्रेवल कर रहे हैं, ना कि बस में बैठे हैं, बल्कि ये वाई और जेड एक बस के पैसेंजर हैं। इसलिए वाई जेड से कह रहा है क्योंकि मैं विरामावस्था में हूँ, और जेड वाई से कह रहा है क्योंकि मैं भी विरामावस्था में का दौड़ रहा हूँ। इसलिए एक्स के सापेक्ष वाई और जेड गतिशील अवस्था में है, बल्कि वाई के सापेक्ष जेड विरामावस्था में, जेड के सापेक्ष वाई क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अपनी पोजीशन अभी चेंज नहीं की है। तो ये होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो दोबारा से एक और बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। 1 मिनट मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से आगे, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो देखो, मैंने डेफिनेशन बाई का लिख दी है। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्दिष्ट तंत्र। और मैंने मोशन की आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी थी। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि वह कण जिसकी पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन किया जाए उसे क्या कहेंगे हम, मोशन कहेंगे, गति कहेंगे। ओके, यदि टाइम के साथ पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा हो तो वो वस्तु मानी जाएगी विराम अवस्था में। ठीक है? और यहाँ तक क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ये आपको याद रखनी है, ये डेफिनेशन आपको। ओके, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है डेफिनेशन। ठीक है? तो देखो, अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ मोशन, हेडिंग डाल लो गति के प्रकार। तो सामान्य रूप से गति 3 प्रकार की होती है, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन, यानी एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। ओके, गति 3 प्रकार की होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं। पहली का नाम है आपका एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमीय गति की। तो देखो, यदि कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में मोशन कर रही हो, तो उसे हम नाम देंगे एक विमीय गति। यदि वस्तु तल के अकॉर्डिंग यानी अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रही हो, घूम रही हो, जैसे वृत्ताकार पथ में, जैसे नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो वो होगी आपकी द्विविमीय गति। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों तरफ उसका चंद्रमा यानी मून, उसका क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है? वो चक्कर लगाता है, वो आपकी क्या होगी, द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति क्या होती है, यानी आकाश में गति, जैसे उड़ने वाले पक्षियों की गति, हवाई जहाज की गति, जितनी भी वस्तु, जितने भी साधन हमारे आकाश में उड़ते हैं, उसे हम कहेंगे त्रिविमीय गति। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। खास इसमें है नहीं है, आपको रॉकेट साइंस है नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। एक विमीय गति सीधी मोशन गति यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन, द्विविमीय गति अक्ष के अकॉर्डिंग गति यानी अक्षमीय, जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। ओके, और त्रिविमीय गति आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गति। ओके, तो मैं इनकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ और एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है। पहली है आपकी एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? तो देखो, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, तो उसे वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे सीधी पटरी पर रेलगाड़ी के पहिए की गति। तो देखो,
एक बात आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि जब रेलगाड़ी चलती है तो उसकी पटरी एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है। ये नहीं होती है, नागिन डांस नहीं होती है। यदि नागिन डांस वाली पटरी होती ना, तो रेलगाड़ी पॉसिबल है, नहीं चल पाती। इसलिए एकदम मोशन के साथ चलती है वो गति मतलब रेलगाड़ी और उसकी पटरी एकदम सीधी लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। इसलिए तो उस पर रेलगाड़ी चलती है। इसलिए ये एक विमीय गति का एग्ज़ाम्पल है। यदि आप कोई-सी भी वस्तु ले सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, उसी को टिक करना है, ना कि दूसरे ऑप्शन को देखना है। ओके? उसके बाद है यदि कोई वस्तु अक्ष के अनुदिश गति करे तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं यानी टू डायमेंशन मोशन। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। अक्ष के अनुदिश जो वस्तु गति करती है जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ओके। और सूर्य के चारों ओर ग्रह भी चक्कर लगाते हैं जैसे बुध शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण शनि। ये मतलब ज्योग्राफी की कहानी है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है आकाश के अनुदिश गति त्रिविमीय गति कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। जैसे हवाई जहाज की गति और उड़ते हुए पक्षियों की गति, वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक की कहानी। जैसे अगला टॉपिक रहेगा आपका डिस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन। उसके बाद चाल और दूरी और त्वरण अनेक टॉपिक हैं। अनेक टॉपिक की हम बात करेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले, वो अच्छे-अच्छे कमेंट करें कि कितना आपका ये टॉपिक मक्खन हो पाया। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।